Good morning class, welcome in social science class. Dear students, today in our social science class we will discuss about the book Our Past, chapter number 7, Tribes, Nomads and Settled Communities. So dear students, we have started this lesson in our previous class and we have discussed about these three communities, tribes, nomads and settled communities. In today's class we will discuss about 2 or 3 examples of the tribal communities, how they changes with the passes of time और कैसे वो जो सेटल्ड कम्युनिटीज़ थी उनके साथ कन्फ्लिक्ट या डिपेंडेंट का जो उनका रिलेशन बना उसके बाद उनमें कैसे बदलाव आए, कैसे चेंजेस आए. सो उन्हीं को पढ़ने के लिए हम आज ये 2 से 3 एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल, अ क्लोजर लुक अबाउट द गोंडाज. सो गोंडाज क्या है? एक ट्राइबल कम्युनिटीज़ है जो कि फॉरेस्ट में रहती है और कौन सी जगह पे रहती है? गोंडवाना, और अ कंट्री इनहैबिटेड बाय द गोंड्स. सो ये गोंड जहाँ पर रहते हैं इनकी लैंड का नाम है गोंडवाना, या हम कह सकते हैं कि इन्हीं की वजह से उस जमीन का या उस एरिया का नाम गोंडवाना रखा गया. दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन. वो कौन सी एग्रीकल्चर को यूज़ करते थे या प्रैक्टिस करते थे? शिफ्टिंग कल्टीवेशन. शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि फॉरेस्ट के अंदर एक पैच ऑफ लैंड को फ्री कर लिया जाए. जैसे कि वहाँ पर मान लो सपोज करो कि एक पैच ऑफ लैंड को सिलेक्ट कर लिया और उसके आसपास की बुशेस को जला दिया गया. बर्न करने के बाद उनसे जो ऐश बनी उससे वहाँ की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी और 4-5 ईयर्स या जब तक कि वहाँ उस लैंड की फर्टिलिटी कम ना हो जाए तब तक वहाँ पर क्रॉप्स को ग्रो करो और उसके बाद उस लैंड को छोड़ दो और कहीं और जाके ऐसे एक पैच ऑफ लैंड को साफ सुंदर करके और वहाँ पर खेती करने लग जाओ. तो इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है क्योंकि जब आप या बड़ी क्लासेस जब आप आएंगे तो इनका पूरा एक प्रॉपर तरीके से चैप्टर होगा. तो आपको अभी पता होना चाहिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है. सो ट्राइबल कम्युनिटीज शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस करती थी. द लार्ज गोंड ट्राइब वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू मैनी स्मॉलर क्लेन्स. सो ये जो गोंड जनजाति थी ये छोटे छोटे कुल में डिवाइडेड थी, गोत्र कह सकते हैं आप. तो ये ऐसे ऐसे डिवाइडेड थी छोटे छोटे ग्रुप्स में, और ईच ग्रुप जो है, ईच क्लेन, ये क्लेन कहते थे, हैज़ इट्स ओन राजा और राय. सो हर एक छोटे ग्रुप का अपना एक राजा कह सकते हैं या फिर उसको राय की उपाधि भी दी जा सकती है. सो अपना वो एक मुखिया रखते थे. अबाउट द टाइम दैट द पावर ऑफ द दिल्ली सल्तनत वर डिक्लाइनिंग, अ फ्यू लार्ज गोंड किंगडम वर beginning to dominate the smaller Gond chiefs. The Akbarnama, history of Akbar's reign, mentioned the Gond kingdom of Greh Katanga that had 70,000 villagers. सो ये टाइम है कि जब मुगल डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे, मुगल्स की जो पावर थी वो कम होना शुरू हुई थी, तो उसी सेम टाइम पे बहुत सारे जो ट्राइबल्स थे, जो बड़ी ट्राइब्स थी, वो उनकी पावर जो है वो इंक्रीज हो रही थी. और ऐसे में क्या हुआ कि जो बड़े ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी उन्होंने छोटी जो ट्राइब कम्युनिटीज़ थी उनके सरदारों के ऊपर डोमिनेट करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अधिकार. सो उनको दबाना शुरू कर दिया, उनको पावर दिखाई और उनको कंट्रोल कर लिया. इस तरीके से ऐसे एक एग्जाम्पल दिया गया है अकबरनामा में जो अबुल फजल ने रखी थी, जिसमें अकबर राजा जो थे उनके शासनकाल के दौरान उनके राज्यों में क्या क्या होता है तो वो बताया गया है उसमें कि ग्रह कटिंगा एक बहुत ही पॉपुलर ट्राइबल कम्युनिटीज़ का जो है एरिया था और उसमें करीबन 70,000 विलेजेस आते थे. सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ भी जो है वो पावरफुल हो रही थी. The administrative system of these kingdom was becoming centralized. The kingdom was divided into Gad. Each Gad was controlled by a particular Gond clan. This was further divided into units of 84 villages called Chorasi. The Chorasi was subdivided into Barhods, which were made up of 12 villages. सो जो गोंड जनजाति है उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिफाइन किया गया है कि कैसे था. सो सबसे पहले तो किंगडम हो गया, राज्य हो गया. राज्य को फिर डिवाइड किया गया गढ़ में, और हर एक जो गढ़ है उसका जो मुखिया है या उसको कंट्रोल किया हुआ था एक पर्टिकुलर क्लेन ने, जो हमने पहले डिस्कस किया था कि उनको क्लेन में डिवाइडेड किया गया था. सो हर एक गढ़ को एक क्लेन ने कंट्रोल किया हुआ था. और ये फर्दर ये जो गढ़ थे इनको 84 में डिवाइड किया हुआ था. 84 का मतलब है 84 विलेजेस हैं, उनके अंडर कंट्रोल आते थे. फिर 84 को बहरोत में, जिसका मतलब है कि हर एक बहरोत के अंदर 12 विलेजेस आते हैं. तो इस तरीके से ये डिवीजन कर दी गई थी. द एमरजेंस ऑफ लार्ज स्टेट चेंजेस द नेचर ऑफ गोंड सोसाइटी.
सो जो ये जैसे जैसे गोंड जनजाति बढ़ रही थी, पावरफुल हो रही थी, तो इसने गोंड जनजाति के अंदर बहुत बड़ा चेंज ला दिया था। और ये चेंज क्या था? देयर बेसिक इक्वल सोसाइटी ग्रेजुअली गॉट डिवाइडेड इनटू अनइक्वल सोशल क्लासेस। जो पहले गोंड जनजाति सभी को इक्वल ट्रीट करते थे, सभी में समान थे वहाँ पर, अब वहाँ पर डिवीजन ऑफ क्लासेस होने लग गया था। अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरीके का डिवीजन विद इन ट्राइबल कम्युनिटी होना स्टार्ट हो गया था। सो ब्राह्मण्स रिसीव लैंड ग्रांट्स फ्रॉम द गोंड राजाज एंड बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल। और ब्राह्मण जो थे अब उनको गोंड राजा दान दक्षिणा देने लग गए थे, तो ब्राह्मण्स वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा प्रभावशील हो गए थे। द गोंड चीफ नाउ विश टू रिकग्नाइज एज राजपूत। अब धीरे धीरे जो गोंड राजा थे उनके मन में आया कि हमें भी धीरे धीरे राजपूत माना जाए, और इसके लिए उन्होंने क्या स्टेप्स अपनाए? सो अमनदास द गोंड राजा ऑफ ग्रहकटिंगा अज्यूम द टाइटल ऑफ संग्राम शाह। सो जो ग्रहकटिंगा है, जो मेजर वहाँ का किंगडम था, उसके राजा अमनदास ने एक नई उपाधि धारण कर ली, और इस उपाधि का या इस नाम का नाम था ये संग्राम शाह। सो हिज सन दलपत मैरिड प्रिंसेस दुर्गावती, और उसका जो बेटा था दलपत, उसकी शादी कर दी गई थी दुर्गावती से, जो कि प्रिंसेस थी सालभान द चंदेल राजपूत राजा ऑफ महोबा। महोबा के जो राजा थे चंदेल राजपूत, जिनका नाम था शालभान, उनकी बेटी दुर्गावती से दलपत का विवाह कर दिया गया था। दलपत हाउएवर डाइड अर्ली। रानी दुर्गावती वॉज वेरी केपेबल एंड स्टार्टेड रूलिंग ऑन बिहाफ ऑफ हर 5-year-old सन वीर नारायण। और जो दलपत था वो किसी कारण से बहुत जल्दी जो है उसकी डेथ हो गई थी, बट रानी दुर्गावती जो थी वो काफ़ी समृद्ध थी या काफ़ी प्रभावशाली थी। सो उसने क्या किया, वो अपने बेटे जो 5 years old था, जिसका नाम था वीर नारायण, उसके नाम पर खुद राज करना उसने शुरू किया। और जब दुर्गावती ने राज्य की कमान संभाली थी, तो उसके बाद राज्य ने काफ़ी विस्तार पाया, मतलब काफ़ी समृद्ध जो है उसका एरिया हो गया। In 1565, the Mughal force under Ashraf Khan attacked the ग्रहकटंगा। सो ग्रहकटंगा जहाँ पर अभी रानी दुर्गावती राज कर रही थी, तो उसके ऊपर 1565 में आसिफ खान के सेना जो थी उसने अटैक कर दिया था। और अटैक करने के बाद ये एक्चुअली जो है मुगल अटैक था, बट सेनापति उस टाइम पे आशरफ खान था, तो उसी के अंडर ये अटैक किया गया। सो ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वॉज पुट अप बाय द रानी दुर्गावती। शी वॉज डिफीटेड एंड प्रेफर टू डाई रेदर देन सरेंडर। हर सन टू डाइड फाइट सून आफ्टर। रानी दुर्गावती जो है वो हार गई, बट उसने काफ़ी अच्छी फाइट जो है वो उसके साथ की थी। बट जैसे ही रानी दुर्गावती की डेथ हो गई, उसके थोड़ी देर बाद ही बैटल में ही उसके बेटे की भी डेथ हो गई थी। ग्रहकटिंगा वाज ए रिच स्टेट। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट टू अदर किंगडम्स। ग्रहकटिंगा जो है वो काफ़ी समृद्ध किंगडम था, क्योंकि वो जो है अपने ज़्यादातर पैसे किस उससे कमाता था, वो हाथियों की खरीदना और बेचने का काम करता था दूसरे राज्यों को। व्हेन द मुगल्स डिफीटेड द गोंड्स, दे कैप्चर्ड अ ह्यूज बूटी ऑफ प्रीशियस कॉइन्स एंड एलिफेंट्स। और जब मुगल्स ने रानी दुर्गावती को हरा दिया था, तो वहाँ पर मुगल्स ने काफ़ी सारा धन, सिक्के और हाथी जो है उनको कैप्चर कर लिया था। दे एनेक्स पार्ट ऑफ द किंगडम एंड ग्रांटेड द रेस्ट ऑफ द चंद्र शाह एंड अंकल ऑफ वीर नारायण। काफ़ी सारा हिस्सा उन्होंने मुगल्स ने खुद कैप्चर कर लिया, और कुछ हिस्सा जो है वीर नारायण के चाचा अंकल को, जिसका नाम था चंद्र शाह, उसको दे दिया राजकाज करने के लिए। डिस्पाइट द फॉल ऑफ ग्रहकटिंगा, the Gond kingdom survived for some time. However, they became much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Marathas. So जैसे ही ग्रहकटिंगा जो है वो हार गया मुगल से, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो अब उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया। हालांकि कुछ टाइम तक उसने एग्जिस्ट किया, बट बाद में बुंदेलाज और मराठों के सामने वो जो है हार गया, पराजय उसने एक्सेप्ट कर ली। अब हम आते हैं अपने सेकेंड एग्जाम्पल पे, द अहोम्स। The Ahoms migrated to the Brahmaputra Valley from the present-day Myanmar in the 13th century. They created a new state by suppressing the old political system of Bhuiyas, जिनका मतलब होता है लैंड लॉर्ड्स।
सो यहाँ पर बात कर रहे हैं हम अहोम्स की। अहोम जो है आज जिसको हम म्यांमार बोलते हैं, वहाँ से ये माइग्रेट करके ब्रह्मपुत्रा वैली, असम और उसके आसपास आकर बस गए थे। और इन्होंने जो वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी जो पॉलिटिकल पावर्स, उसको पॉलिटिकल सिस्टम उसको स्ट्रेस कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और उसकी जगह पर इन्होंने अपना एक नया सिस्टम स्टार्ट किया। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे एनेक्स द किंगडम ऑफ द चुटियाज एंड कोच हाजो। सो इन्होंने चुटियाज का 1523 में और कोच हाजो 1581 में उनकी जो एरिया था उसको भी एनेक्स कर लिया, उसको भी मतलब जीत लिया, अपने राज्य में मिला लिया। एंड सब्जुकेटेड मैनी अदर ट्राइब, इसके अलावा और भी कुछ और ट्राइबल कम्युनिटीज को भी उन्होंने डिफीट किया। द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज state and for this they used firearms as early as the 1530। सो कुल मिला के अहोम्स ने धीरे धीरे अपने स्टेट की पावर को बढ़ा लिया और देखिए 1530s में उन्होंने बंदूकों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 1530 की हम बात कर रहे हैं। बाय द 1660 दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स। और 1660 आते आते अहोम्स ने तोपों का इस्तेमाल और बारूद का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से सीख लिया था। However, the Ahom faced many invasions from the southwest. In 1662, the Mughal under Mir Jumla attacked the Ahom kingdoms. Despite their brave defense, the Ahom were defeated, but the direct Mughal control over the region could not last long. So अहोम के ऊपर जो है एक्चुअली 1662 के आसपास साउथ से और वेस्ट से अहोम्स के ऊपर काफ़ी सारे अटैक हुए थे। इनमें से फेमस था मुगल्स ने जो अटैक किया था, किसकी सुपरविजन में किया था? मीर जुमला की सुपरविजन में ये अटैक किया गया था। हालांकि इसमें अहोम जो है उनकी वो पराजय हासिल हुई, मतलब वो अनसक्सेसफुल रहे और मुगल्स जीत गए। बावजूद अपनी विजय के फिर भी मुगल्स वहाँ पर ज़्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाए, या कह सकते हैं कि कंप्लीट कंट्रोल वो नहीं कर पाए। The Ahom state depended upon forced labor. Those forced to work for their state were called paiks. So अब हम बात करते हैं कि जो अहोम थे वो अपने राजकाज को कैसे संभालते थे या वहाँ पर कैसे काम होता था। सो अहोम जो है वो फोर्स लेबर पर काम करते थे, मतलब अपने एरिया के लोगों से वो ज़बरदस्ती मजदूरी या राज्य के काम करवाते थे। और इन फोर्स लेबर जो है इन मजदूरों को कहा जाता था पाइक। सो A census to the population was taken और अहोम्स ने अपने राज्य में जनगणना करवाई, जनसंख्या की गिनती करवाई और ईच विलेज हैड टू सेंड ए नंबर ऑफ पाइक बाय रोटेशन। और हर एक गांव को अपने यहाँ से कुछ पाइक्स को भेजना पड़ता था जब उनकी बारी आती थी काम करने की। पीपल फ्रॉम हेविली पॉपुलेटेड एरिया वर शिफ्टेड टू द लेस पॉपुलेटेड एरिया और प्लेसेस। सो जिस गांव में बहुत ज़्यादा जनसंख्या होती वहाँ से उठा के जिसमें कम होती वहाँ पर उनको बसा दिया जाता था। और इस तरीके से शिफ्ट करने की वजह से अहोम क्लीज वर दस ब्रोकन अप। सो जो अहोम का जो पुल था, गढ़ जो था उनका, वो टूट गया था क्योंकि उनको शिफ्ट किया जा रहा था बार बार। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। और 17th सेंचुरी आते आते जो है ये कुल मिला के उनका जो पावर था वो एक तरीके से इस्टेब्लिश हो गया था। ऑलमोस्ट ऑल adult males served in the army during war. At other times they were engaged in building dams, irrigation system and other public works. The Ahoms also introduced new methods of the rice cultivation. सो कुल मिला के जो अहोम राज्य के जो मेल होते थे अडल्ट, वो क्या करते थे अपनी यंग टाइम में वो, या फिर जब भी उनकी आर्मी अटैक पर कहीं जाती, बैटल के लिए जाती, तो वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते और बाकी के फ्री टाइम में वो इरिगेशन का या डैम बनाने इस तरीके के पब्लिक सर्विस के काम वो करते रहते थे। इसके साथ साथ अहोमों ने राइस कल्टीवेशन की बहुत सारी टेक्निक्स वो लेकर आए थे। अहोम सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू क्लैन्स और खेल्स। सो अहोम सोसाइटी का आप डिवीजन देख लेते हैं कि अहोम सोसाइटी कैसे डिवाइड थी। अहोम सोसाइटी भी छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड थी जिनको क्लैन बोलते हैं, और अहोम इसको खेल शब्द उन्होंने दिया हुआ था। मतलब वो जो सेपरेट छोटे छोटे ग्रुप थे उनको खेल नाम उन्होंने दिया था। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट और आर्टिसंस। सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेज। और एक खेल के अंदर बहुत सारे गांव आते थे। द पीजेंट्स वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। अहोम कम्युनिटी में जो किसान होते थे उनको उनके गांव का जो समुदाय था वो
अपना मतलब डिस्कस करके उनके बाद उन किसानों को ज़मीन देता था। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटी कंसेंट, और जब तक राजा भी इतना पावरफुल नहीं था कि वो कम्युनिटी के कंसेंट के बिना या उनकी मर्जी के बिना किसानों से उनकी ज़मीन ले ले या उनको ज़मीन दे दे, इस तरीके से वहाँ पर किंग की पावर नहीं थी। कुल मिला के वहाँ पर कम्युनिटी ज़्यादा मेन थी। उसके साथ साथ जो अहोम थे वहाँ पर आर्टिस्ट लोग कम थे, मतलब जो आर्टिसन का काम कर सके, तो वो क्या करते थे, जो एडजॉइनिंग एरिया जो आसपास के दूसरे राज्य थे वहाँ से दस्तकार काम करने के लिए वहाँ पर आते थे। ओरिजिनली द अहोम वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century. The influence of Brahmins increased. Temples and Brahmins were granted land by the king. In the reign of Sib Sahib, Hinduism became the predominant religion, but the Ahom's king did not completely give up their traditional belief after adopting Hinduism. वैसे तो बेसिकली जो अहोम थे वो अपने उनके जो देवी देवताएं थे उनको उनकी पूजा करते थे, उपासना करते थे, बट जैसे जैसे ब्राह्मण का इन्फ्लुएंस वहाँ पे बढ़ा, ब्राह्मण का प्रभाव वहाँ बढ़ा, तो धीरे धीरे हिंदुइज्म वहाँ पर आने लगा। और जो सिख साहिब हैं वहाँ के जो राजा थे उनके टाइम में उन्होंने अपने ब्राह्मण्स को या टेम्पल्स को काफ़ी सारी लैंड दी, तो धीरे धीरे वहाँ पे हिंदू जो है वहाँ का मेन रिलीजन बन गया। हालांकि वो मेन रिलीजन बन गया, बट इसके बाद भी वो अपने जो उनके देवी देवता होते थे उनकी पूजा भी वो करते रहे। अहोम सोसाइटी वाज वेरी सोफिस्टिकेटेड, पोएट एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, थिएटर वाज encouraged, important work of Sanskrit were translated into local language, historical works known as burjis were also written first in Ahom language and then in Ashmiz. सो यहाँ पे बताया गया है कि अहोम सोसाइटी जो है वो सोफिस्टिकेटेड थी। सोफिस्टिकेटेड मतलब वो अपने यहाँ के जो कलाकार थे उनको उनका आदर करती थी, उनकी रिस्पेक्ट करती थी, और इसीलिए जो पोइट्स या विद्वान होते थे उनको लैंड दी जाती थी। इसके साथ साथ वहाँ पर थिएटर को, सिनेमा को भी बढ़ावा, मतलब नाच गाने को भी बढ़ावा दिया जाता था, और इसके साथ साथ संस्कृत या लिटरेचर का भी जो काम था वो भी वहाँ पर चलता था। इसी का एक एग्जाम्पल दिया गया है कि बुरंजीज जो थी उसको, ये एक हिस्टोरिकल वर्क है बुरंजी, इसको पहले क्या किया गया, इसको पहले अहोम लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया और उसके बाद अश्मी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया। कुल मिला के ये बता रहे हैं कि वहाँ पर कला जो थी, जो नाच गाना, कविता, विद्वान, उन सबको वहाँ पर सम्मान मिलता था। अब हम कुल मिला के कंक्लूजन देखते हैं कि इस लेसन का कैसे कंक्लूड किया गया है। Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining. Varna-based society and tribal communities constantly interacted with each other. This interaction caused both kinds of society to adapt the change. There were many different tribes and they took up diverse livelihood over a period of time. Many of them merged with caste-based society. Others, however, rejected both the caste system and the orthodox Hinduism. So, some tribes established extensive state with well-organized system of administration. They thus became politically powerful. This brought them into conflict with larger and more complex kingdom and empires. सो कंक्लूजन यहाँ पे ये आता है कि ट्राइबल कम्युनिटीज सेटल्ड कम्युनिटीज के साथ रिलेशन में आए, कभी कंफ्लिक्ट हुआ, कभी उनको अपनी ज़रूरतों के लिए उन पर डिपेंडेंट होना पड़ा एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों ही तरीक़ों की सोसाइटीज़ में टाइम टू टाइम चेंजेस आए। और ये चेंजेस कहाँ कैसे प्रभावित हुए कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने, कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है वो मेन कम्युनिटीज़ के साथ जुड़ गई, उनका रूपांतरण हो गया, वो मेन क्लास में ऐड हो गई, और कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज़ ने इस चेंज को या फिर इस हिंदुइज्म को इनको बिल्कुल सिरे से नकार दिया। सो इस तरीके के ये चेंजेस दोनों ही तरीके की सोसाइटीज़ में आए, और कुल मिला के बाद में क्या हुआ कि कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उन्होंने अपने आप को अच्छे से इस्टेब्लिश कर लिया और अपनी पावर को, पॉलिटिकल पावर को बढ़ा लिया, और इस पॉलिटिकल पावर को जब उन्होंने बढ़ा लिया तो वो जो दूसरे किंगडम्स थे जो पहले से इस्टेब्लिश थे उनके साथ उनके कन्फ्लिक्ट्स होने लगे। सो कुल मिला के ये इस लेसन का कंक्लूजन है। अब हम यहाँ पर इंडिया के अलावा एक और ट्राइबल कम्युनिटी का एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि आज चाइना या मंगोल के आसपास की कम्युनिटी थी जिसका नाम था मंगोल्स। सो द बेस्ट नोन पेस्टोरल एंड हंटर गैदरर ट्राइब्स इन हिस्ट्री वर द मंगोल्स। ये सबसे पॉपुलर कह सकते हैं विश्व की
कि सबसे पॉपुलर हंटर गैदरर की ये एक ट्राइब कम्युनिटी थी। दे इनहैबिटेड द ग्रासलैंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया एंड द फॉरेस्ट एरिया फर्दर नॉर्थ। ये सेंट्रल एशिया, एशिया के सेंटर में और थोड़ा सा नॉर्थ वाले हिस्से में रहते थे। बाय द 1206 गंगीज खान had united the Mongol and Turkish tribe into a powerful military force। गंगीज खान और उसको चंगेज खान भी बोला जाता है, तो ये दोनों नाम एक ही पर्सन के हैं, गंगीज खान एंड चंगेज खान। चंगेज खान ने क्या किया, इसने मंगोल्स को और टर्किश को बातचीत करके मिला लिया, एक ग्रुप बना लिया और बहुत बड़ी मिलिट्री फोर्स इन्होंने तैयार कर ली एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। और इसकी जो डेथ थी गंगीज खान की, ये 1227 में हुई थी। तब तक इसने काफी सारे अपना एम्पायर जो है वो इस्टेब्लिश कर लिया था। ही वॉज द रूलर ऑफ एक्सटेंसिव टेरिटरीज। His successors created a vast empire at different point of time. It include part of Russia, Eastern Europe and also China and much of West Asia। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा एम्पायर जिसमें कुछ पार्ट रशिया भी आता हो, यूरोप भी आता हो, चाइना भी आता हो और एशिया का वेस्ट पार्ट भी उसमें है, इंक्लूड कर लिया गया हो, तो वो एम्पायर कितना बड़ा हो जाता है। द मंगोल्स हैड well organized military and administrative systems. These were based on the support of different ethnic and religious groups। so मंगोल जो है ये बहुत ही अच्छे से वेल ऑर्गेनाइज था और इसके पास मिलिट्री पावर थी और यहाँ पर बहुत सारे जो दूसरे ग्रुप्स हैं उन्होंने इसको सपोर्ट किया। सो प्यारे बच्चों, इस लेसन में हमने ट्राइब्स के बारे में जाना कि कैसे वो जंगलों में रहते हैं और मेन क्लास के साथ, मेन क्लासेस सोसाइटी वाली जो डिवीज़न है उनके साथ कैसे उनके कन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। नोमाड्स कैसे अपने एनिमल्स के ग्रुप को लेके एक प्लेस से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं और सेटल कम्युनिटीज़ जो एक जगह पर रहकर अपना काम करते हैं और अपने लाइवलीहुड अर्न करते हैं। सो आज का ये लेसन हमारा यहीं ख़त्म होता है। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।